चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ा रही थी मैं? लोकसभा और राज्यसभा। आप सबको कुछ बेसिक बातें पता हैं? नहीं पता तो अब फिर रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं, जिस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। लोकसभा आपके देश में 17वीं चल रही है और राज्यसभा पहली लोकसभा बनी थी 1951 में इलेक्शन हुए। लोकसभा बनी 52 में। ये बनी थी बताओ कब बनी थी पहली? 52 में इकट्ठी बनी थी, ये भी और ये भी। लोकसभा में जाने की एंट्री की एज है 25 साल, यहाँ 30 साल। एक बार बन के 5 साल। राज्यसभा का कोई कार्यकाल है ही नहीं, आज तक पहली चल रही है। इसके 1/3 मेंबर 2 साल बाद रिटायर। सबसे पहले कैसे लोगों को रिटायर किया गया था? लॉटरी सिस्टम, याद है? 1/3 एक बार जो आ गया कितने साल तक रहेगा? 6 साल। यहाँ टोटल मेंबर 543, हो सकते हैं 52। कौन सा ग्रुप निकाल दिया? एंग्लो इंडियन। अब कभी यहाँ एंग्लो इंडियन इलेक्टेड होके आ सकते हैं, जनता भेज दे, पर नॉमिनेटेड नहीं होंगे। किस आर्टिकल में है ये? 330, 331, 332, 333। ये स्टेट के, ये देश के। पहले अपनों की बात करते हैं, ये तो हमारे ही हैं। ये कौन है? एंग्लो इंडियन। ये स्टेट के SC ST और ये स्टेट के एंग्लो इंडियन। 2 साल पहले कौन से अमेंडमेंट से सब खत्म कर दिया? 104वां। और कहा इनमें से 2 चीज़ों को हटा दो, एक तो ये वाले और एक ये वाले। ये 2 यहीं पे तो थे, ये जो थे +2, अब जो नहीं आते। कौन सा अमेंडमेंट था इसका? 104वां। लेकिन इस 104वें ने किसकी कंफर्मेशन कर दी अगले 10 सालों के लिए? SC ST। अब SC ST की कब तक सीटें सेफ हैं? 30 तक। तो यानी 330 और 332 का तो 10-10 साल का बढ़ा गया इसको। और SC ST के बाद एंग्लो इंडियन वहां से भी खत्म कर गया और स्टेट लेवल से भी। यहाँ आते हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं प्रेजेंट में? 245। कितनी हो सकती हैं? ये 5 कहाँ के गायब हैं? PO के। इन 245 में से भी 12 एक्सपर्ट्स हैं और 233 + 12, ये 12 अपनी फील्ड के कौन होते हैं? एक्सपर्ट्स। आज थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं, ये मैंने आपको बताया नहीं था, इसको ध्यान से सुनो। 245 का डिवीजन ऐसे किया गया, 233 + 12। इस 233 में से 229 + 4 आगे डिवाइड किए गए। ये हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के मेंबर्स की, MPs की। ध्यान से सुन और समझ लो, फिर किताब आसान दिखेगी। टोटल राज्यसभा के मेंबर 245, जिनमें से 233 इलेक्टेड हैं, चुन के आए हैं, चाहे इनडायरेक्ट चुनाव हुआ तो है ही, जनता के बीच में से ही। ये 12 हैं अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स। और ये अपनी फील्ड के एक्सपर्ट कुछ खास क्षेत्र हैं, जैसे आर्ट में किसी ने बहुत अच्छा काम किया, कला। किसी ने लिटरेचर में किताब पे काम किया, साहित्य। किसी ने साइंस पे काम किया, विज्ञान। और किसी ने बहुत अच्छी सोशल सर्विस की, जिसे आप कहते हैं समाज सेवा। ये 4 फील्ड है मेन। किसी ने कला में, कोई हीरो हीरोइन है, थिएटर पर्सनालिटी है, कोई खिलाड़ी है। ये सब तरह तरह की आर्ट हैं। कुछ भी अलग करना, जैसे सचिन तेंदुलकर आपका MP रहा था, मिथुन चक्रवर्ती MP रहे, ये आपकी जया बच्चन MP, रेखा MP। तो ये किस फील्ड के हैं सारे? आर्ट। आर्ट में कोई स्पोर्ट्स पर्सन, कोई थिएटर पर्सनालिटी, हीरो हीरोइन, कोई भी इस तरह का आदमी आ सकता है। लिटरेचर में आते हैं जो लोग पढ़ाई लिखाई, मान लीजिए कोई अखबार से जुड़ा आदमी, कोई किताबें लिखने वाला, किसी ने बहुत अच्छी कविताएं की हैं, तो ये लिटरेचर। साइंटिस्ट में कोई भी बड़ा नाम जिसने देश के लिए कुछ अच्छा किया हो, उसको भेज सकते हैं। इनका इलेक्शन नहीं होता, ये डायरेक्ट आते हैं। इनको भेजने वाला होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन वो अकेला नहीं करेगा, वो सलाह करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, जिसे आप कहते हैं मंत्री परिषद। इनसे पूछता है। और इसका मुखिया हमेशा देश का कौन होता है? PM। तो ये मान के चलो PM की नज़रों में जो अच्छा है उसकी लाइफ बन जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई आर्ट में है, लिटरेचर में है, साइंस में है, या सोशल सर्विस में है, सहकारिता कोऑपरेटिव्स में, ऐसे लोगों का रास्ता खोल सकता है PM इसका मुखिया, नाम इसको सजेस्ट करेगा। और बिना इलेक्शन लड़े, बिना खर्चा किए, वो 12 आदमी कहीं ना कहीं से तो आते ही हैं, इसके एक्सपर्ट्स इन फील्ड के, वो सीधे देश के MP बन सकते हैं। इसलिए देखो, तुमने देखा होगा बहुत बार ये TV वाले, ये फिल्मों वाले PM के साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं। देखा ना तुम लोगों ने? PM इनको पार्टीज में बड़े खुश होकर जाते हैं, क्योंकि रास्ता खुलता है ना। ये क्या बना सकता है उनको? ये राज्यसभा का MP बना सकता है। तुम्हारे सामने लिखा है ये। अब ध्यान से देखो, 229 आते हैं स्टेट्स से। कितनी स्टेट्स हैं तुम्हारी? और इसमें कितने कम रह गए हैं? यहाँ से यहाँ कितना सफर है? 4 का। ये 4 आदमी आते हैं एक्सपर्ट्स। ये जो मैंने लिखा है ना 4, ये एक्सपर्ट्स नहीं, सॉरी, ये UT से आते हैं। सिर्फ 2 UT से, दिल्ली और पुदुचेरी। कितने आते हैं दिल्ली से? 3, और पुदुचेरी से 1। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। चंडीगढ़ से कोई नहीं जाता MP बन के, लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा का डिवीजन थोड़ा सा अलग है।
हो सकते हैं 250 अगर कभी पीओके मिला, लेकिन प्रेजेंट में है 245। इनमें से 233 आएंगे स्टेट और यूटी से और 12 आएंगे एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स 4 फील्ड के होंगे, आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। कोऑपरेटिव्स के सोसाइटी के मेंबर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो 4 आएंगे, 229 में तो सारे आ गए, इन 12 को छोड़ते हैं, ये 4 यहाँ से, इसका है डिवीजन ये 4 आएंगे यूटी से। कितने यूटी से? 2, दिल्ली और पौंडीचेरी। 3 दिल्ली के हैं और 1 पौंडीचेरी। चंडीगढ़, अंडमान निकोबार या बाकी जितने दादर नागर हवेली, दमन दीव, इनसे कोई नहीं आता। एक भी आदमी राज्यसभा में नहीं आ सकता, सिर्फ बाकी जितने हैं। हाँ, तुम लोग जब बेसिक बैच में थे तुम्हें मैंने एक लिस्ट कराई थी, अगर तुम्हें याद हो। MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लिखे थे और ऐसे कुछ नंबर्स लिखे, थोड़ा याद अगर हो तुम्हें। 40 16, 42 16, 48 19, 39 18, 80 31, याद है तुम्हें ये बातें? ये क्या थी ये लिस्ट? ये लोकसभा और राज्यसभा, उन्हीं की तो बात कर रही हूँ। ये उसी की बात हो रही है जो पिछले पेज पे मैंने किया ना स्लाइड पे, ये इन्हीं की बात हो रही है। इसको अब जब टेबल में पढ़ोगे तुम्हें आसान दिखेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा समझना जरूरी था। अब तुमसे एग्जाम में जानबूझ के कहेंगे कि बताओ राज्यसभा में यूटी में से टोटल मेंबर कितने आते हैं, तो यूटी में से 4, स्टेट्स में से कितने आते हैं? स्टेट्स में से 229 और 12 कौन आते हैं? कितने फील्ड में से? 4, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस और कोऑपरेटिव्स, जिसे कहते हैं कैसी संस्थाएं होती हैं ये? कोऑपरेटिव्स को बोलते हैं हिंदी में सहायक संस्थाएं। कुछ नया वर्ड अगर किताब में मिलेगा पढ़ लेंगे। इतना समझ में आ गया? ये आते हैं राज्यसभा के मेंबर। अगर लोकसभा की बात करें तो उसमें ऐसे अलग अलग की जरूरत नहीं है, वो तो सारे जनता ही भेजती है। लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? अब वो +2 का तो फंडा है ही नहीं, बस 7 आएंगे कभी अगर क्या मिला, पीओके। ये 543 कहाँ से आते हैं? 28 + 8। इनमें कोई एक्सपर्ट नहीं आता, जनता भेजती है। ये 28 से अलग आते हैं, 8 से अलग। खास बात यह है कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है, ना कोई यूटी ना कोई स्टेट जिसका मेंबर ना आता हो, सबके मेंबर्स आते हैं। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं स्टेट्स के सबके आते हैं 28 के, लेकिन यूटी के 8 में से 6 के मेंबर नहीं आते। कहाँ बैठने के लिए? तो सिर्फ 2 के आते हैं, दिल्ली के और पौंडीचेरी के। इन्हीं दोनों में क्यों आते हैं? क्योंकि इन्हीं दोनों में एमएलए हैं, इन्हीं दोनों में सीएम है। बाकी आज तक चंडीगढ़ का कोई सीएम थोड़ी ना बना है। चंडीगढ़ में आज तक इलेक्शन ही नहीं हुआ एमएलए का। जहां एमएलए नहीं है वहां सीएम कैसे बनेगा? और सीएम नहीं है तो फिर वहां से राज्यसभा के आदमी कैसे जाएंगे? सिर्फ 2 जगह आपके यूटी में सीएम बनते हैं, एक दिल्ली में और एक पौंडीचेरी। इसका मतलब दोनों में क्या बनते हैं? एमएलए। तो वो अपने बिहाफ पे भेजेंगे अपने स्टेट या यूटी के लिए। क्लियर सबको इतना? ठीक है। अब बताओ लोकसभा राज्यसभा का सबसे बेसिक काम क्या है? क्यों बनाई थी हमने ये? जरूरत पड़ने पे हमारे लिए क्या बना सके? कानून, नए नए लॉज। क्या लॉज 1950 के चलते जा रहे हैं या बदलने पड़ते हैं? 50 में तो किसी लड़की को बाप की संपत्ति में हिस्सा ही नहीं मिलता था। क्या आज 2022 में पूरे भारत में लड़कियों का संपत्ति में भाई के बराबर का हक है या नहीं है? वो अलग बात है कि हम लोगों का ट्रेंड ये है कि भाई की संपत्ति में हिस्सा लड़कियां नहीं लेती, और अगर कोई लड़की अपना घर जाके हिस्सा मांगती है तो उसको थोड़ा सा सोशली बुरा मानते हैं कि भाई गलत है। फिर ये लगता है कि भाई ये यहाँ का भी हिस्सा चाहिए, फिर अपने ससुराल का भी। जैसे उससे क्या होगा, सारी सोसाइटी में हड़कंप मचेगा। पर अगर भाई निकम्मा हो, नालायक हो, माँ बाप की केयर ना करे, तो क्या लड़की अपना हिस्सा ले सकती है? बिल्कुल, वो अपने माँ बाप को भी रखे, अपना हिस्सा भी ले, लेकिन कंडीशन ऐसी हो। लेकिन लॉ ने कहा है कि लड़का लड़की बराबर। कोई लड़की अगर बिना माँ बाप को रखे भी अपना हिस्सा लेना चाहे तो आपके संविधान ने उसको बराबरी का हक दे दिया। क्या ये 1950 में था? नहीं था। इसका मतलब समय के साथ क्या बनाना पड़ा होगा? लॉज। तो ये लॉज जो बनते हैं ना, इनको बनाने के पीछे 3 ताकत होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और साइन किसके चलते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। अब ध्यान से आज की कहानी सुनो, फिर ये चैप्टर समझ में आएगा। लॉज बनाने के लिए सबसे पहला काम है ये देखना कि हमें लॉ बनाना किस बारे में है। प्रॉपर्टी के बारे में, आरक्षण के बारे में, क्राइम से जुड़ा, अलग अलग तरह के लॉज होते हैं। अगर लॉ है किसी भी बात से जुड़ा, बस पैसा ना हो उसमें, तो हम कहते हैं ये साधारण है। साधारण है, इसे कहते हैं ऑर्डिनरी। पहले बिल लाना पड़ता है, तो ऐसा बिल आगे जाके बिल ही लॉ बनेगा जब ये लोकसभा पास कर देगी, राज्यसभा और राष्ट्रपति साइन कर देगा। तो जो सबसे पहले बहस होती है वो किसके ऊपर होती है? बिल के ऊपर। किसी भी चीज का बिल ऑर्डिनरी ही होता है, बस उसमें पैसे का जिक्र ना हो। आरक्षण से जुड़ा, महिलाओं से जुड़ा, बच्चों से जुड़ा या शिक्षा से जुड़ा, हर चीज को कहते हैं ये ऑर्डिनरी बिल है, साधारण विधेयक हिंदी में। लेकिन कुछ मुद्दे आपके पैसों से जुड़े होते हैं, जैसे सरकार की आय और व्यय से जुड़ा, सरकार के खर्चे से जुड़ा, बजट से जुड़ा मुद्दा, ये सब पैसा है। ऐसे बिल को कहा जाता है कि ये धन विधेयक है। क्या नाम दिया गया इसको? हाँ, तो जहां पैसे का जिक्र आए उसे हिंदी में कहते हैं धन विधेयक, इंग्लिश में कहते हैं मनी बिल। तो आपके देश में 2 तरह के बिल्स होते हैं, कौन कौन से? ऑर्डिनरी और मनी बिल, या साधारण और धन। अलग अलग क्यों किए? क्योंकि दोनों की पावर्स अलग अलग हैं, इसीलिए डिवीजन किया। सबसे पहले बात करते हैं धन की। सारा देश धन के पीछे ही पागल है, तो धन विधेयक पहली प्रायोरिटी। इसी को हमने क्या कहा इंग्लिश में? इन्हीं को कह दिया मनी बिल्स। इसकी कुछ कंडीशन है, ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन, मनी बिल इस देश में सिर्फ मंत्री पेश कर सकता है। सिर्फ मंत्री से मेरा मतलब क्या है?
543 प्लस 245, इनमें से मंत्री सारे थोड़ी ना हैं, इसका 15% मंत्री होंगे, सिर्फ 15%, जो लगभग 81-82 के आसपास निकलता होगा। इससे ज्यादा मंत्री बन नहीं सकते। इसके मंत्री ज्यादा मनी में इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये लिखा हुआ है कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश होगा। तो इस पॉइंट को यहां लिख लेते हैं, मनी बिल सिर्फ कौन पेश कर सकता है? केवल क्या हो वो? मंत्री। पहली कंडीशन, एमपी पेश नहीं करेगा, 81 में से कोई पेश कर सकता है, बाकी जो आम ये एमपी है ये नहीं। दूसरा, ये सिर्फ कहां पेश हो सकता है? लोकसभा। ये केवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। तीसरा, इसको पेश करने से पहले, पेश तो बहुत बाद में होता है, पहले ये राष्ट्रपति के पास जाती है फाइल, तो राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है कि सर ये बिल है, क्या ये पेश करवा दें लोकसभा में? मान लो तुम्हारा आधा हिस्सा लोकसभा, आधा राज्यसभा, मैं राष्ट्रपति, अब लोकसभा में बिल पेश करना है पैसों से जुड़ा, तो पेश करने से पहले मेरे पास फाइल आएगी और जिसको पेश करना मंत्री होगा, इसका मतलब सरकार का मेंबर है वो, तो सरकार का वो आदमी बिल लेके पूरा विधेयक तैयार करके पहले मेरे पास लाए, मैं उसको पढ़ूं और मैं कहूं कि ठीक है, हाँ इसको पेश कर दो, मैंने परमिशन दे दी, तब वो वापस जाके लोकसभा में डिस्कशन के लिए रखा जाएगा। अगर मैंने परमिशन नहीं दी तो इस पर डिस्कशन होगा ही नहीं। वैसे कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसने मना किया हो, फिर भी लिखित में ये बात है कि किसकी पहली परमिशन लेनी पड़ती है। उसके पीछे मैं लॉजिक बताऊंगी अभी आगे। राष्ट्रपति ने परमिशन दे दी, लोकसभा ने बिल पेश किया। बिल पेश करने के बाद 3 स्टेप्स होते हैं हमेशा। सबसे पहले बिल या विधेयक फर्स्ट स्टेप में लोकसभा में पेश किया गया। पेश करने में क्या होगा? जो बिल को लेकर आया है वो उसकी फोटोकॉपी कराएगा सारी, भाई जो सरकार है, और जितने मेंबर है, मान लीजिए जितने लोकसभा में, हर एक की टेबल पे वो फोटोकॉपी पहुंचेगी ताकि हर कोई पढ़ सके कि बिल क्या है। एक बार पेश कर दिया, भाई हम इस, मान लीजिए औरतों के आरक्षण की बात करते हैं, या बिल है ना, मनी बिल है, तो औरतों का आरक्षण नहीं, यहाँ बात करते हैं बजट के ऊपर। भाई हमें ऐसा लगता है कि किसमें बजट बढ़ाना चाहिए? शिक्षा। तुम्हें लगता है ऐसा कि नहीं लगता? अगर एजुकेशन पे बजट बढ़ जाए ना तो आधे फालतू के खर्चे खत्म हो जाएंगे। ये जो भिखारियों की तरह इतना बांटना पड़ता है, बांटना ही ना पड़े, हर आदमी कमाता हो तो बांटना क्यों पड़े? डिफेंस का भी खर्चा आधा हो जाता है, पढ़े लिखे देशों में बहुत फर्क पड़ता है। मान लीजिए हम एजुकेशन पे खर्चे की बात के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं, अब क्योंकि ये खर्चा है तो कहाँ पेश होगा? लोकसभा में। बिल पेश हुआ, मैंने पेश किया, मान लो मैं हूं यहाँ, ये लोकसभा है, मैंने पेश किया और मैं कोई मंत्री हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो पेश कर रही हूं उसको सबके सामने टेबल पे पहुंचा दूं, वो फोटोकॉपी को देख लें, पढ़ लें। पहली स्टेज बस इतनी होती है, इसमें पेश करके सबके सामने पहुंचा दिया। 5-7 दिन का समय लगता है, सब अपने घर जाके इसको पढ़ें, समझें, अपना एक दिमाग यूज करें कि ठीक है गलत है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। फिर 7-8 दिन बाद इसके ऊपर क्या रखी जाएगी? बहस। अब बहस आप जानते हैं, आपके यहाँ बहस का कोई मुद्दा हो तो लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। देखिए ना तुम लोगों ने, ये इतने काबिल ही नहीं है, नहीं ऐसी आवाज नहीं करो, सुन लो और समझ लो। कुत्ते बिल्ली बनने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो। तो ये लड़ते हैं, जब ये टीवी पे लड़ते हैं, सोचो ये वहाँ क्या हाल करते होंगे। और लड़ाई झगड़े के बाद ये जनरली किसी बहस का रिजल्ट नहीं निकालते, पर हम मान लेते हैं कि निकाल लिया। बहस में 2/3 लोगों ने कह दिया बिल्कुल ठीक है, शिक्षा पे खर्चा बढ़ाओ, और आज जो तुम 4% टोटल पैसे का खर्च करते हो ना, इसको 10% पे ले जाओ, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा करना चाहिए। बहस में ज्यादा लोगों ने कह दिया हाँ हम खुश हैं, खर्चा बढ़ा दो। अब इसके बाद तीसरी स्टेज में मान लिया जाता है कि यहाँ से बिल पारित हो गया, साइन हो गए, सब खुश हैं कि हाँ भाई एजुकेशन पे, सिस्टम पे पैसा खर्च करो, बाकी जगह से कहीं काटो लेकिन यहाँ पैसा मत काटो। अब इसने ये पास करवा दिया, यहाँ से ये फर्स्ट स्टेज क्रॉस। अब ये लोकसभा ने भेजी फाइल कहाँ पर? कौन सा बिल है ये? मनी बिल, क्योंकि पैसे की बात कर रहा है ना, खर्चे की बात कर रहा है। अब राज्यसभा के पास जब फाइल आएगी ना ये वाली, तो इस फाइल पर पहले से, ये फाइल देखो ऐसे बनती है, ये फाइल मान लो इसके अंदर है, इस पे यहाँ बिल का नाम कि भाई एजुकेशन का परसेंटेज बढ़ाया जाए, नेक्स्ट सालों से हम एजुकेशन पे खर्चा बढ़ाएंगे। यहाँ स्टैंप लगी होती है और सिग्नेचर होते हैं, किसके? लोकसभा के स्पीकर के। ये साइन और ये स्टैंप इतने कीमती हैं कि इनको देखते ही राज्यसभा चौकन्नी हो जाती है। भैया इस फाइल पे किसके साइन है? लोकसभा के स्पीकर। ये सिर्फ आर्टिकल 110 के तहत इस पर मनी बिल पर साइन करता है ये, और किसी फाइल पर इसके साइन नहीं होते। इस फाइल को देखते ही राज्यसभा के कान खड़े हो गए कि ये तो भैया मनी बिल है, और मनी बिल में हमारी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सिर्फ इतनी दे रखी है। मान लो ये है राज्यसभा, आपके यहाँ आया, आप बहस करें ना करें किसी को मतलब नहीं है, आपको सिर्फ 14 डेज दिए गए हैं। इनकी तरफ से फाइल अगर आई है लोकसभा से तो आपको सिर्फ 14 डेज, आप इसमें बहस करो, लड़ो, मरो, कुछ करो, इसकी कीमत नहीं है, क्योंकि 14 डेज बाद अगर आपने फाइल नहीं लौटाई तो ये मान लेंगे कि आपने मान लिया जो हमने माना था। चाहे आप कुछ भी मानो ना मानो, इनको फर्क नहीं पड़ता। 14 डेज तक फाइल या तो वापस पहुंचा दो, और अगर नहीं पहुंचाते तो ये मान लेंगे कि इन्होंने भी फाइल आगे बढ़ा दी, और अब फाइल सीधी किसके पास जाएगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो मैंने क्या लिखा था, किसकी परमिशन से पेश हुई थी?
ये लिखा है ना, राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन। राष्ट्रपति देखेगा ओहो मनी बिल है, इसका मतलब मैंने इसको पहले परमिशन दे रखी है, तो क्या अब मैं मना कर सकता हूँ? नहीं ना भाई, जिस काम की परमिशन पहले मैंने दे दी मैं अब कैसे मना कर दूंगा। राष्ट्रपति देखते ही फर्स्ट टाइम में ही इस पर सिग्नेचर करेगा और ये तुरंत अगले दिन क्या बन जाएगा। इससे तुम्हें ये समझना है कि इस सारे कानून में जो मनी बिल है सबसे पावरफुल कौन है? लोकसभा। राज्यसभा के सजेशन कितने दिन के अंदर मांगे गए? नहीं दिए इसने सजेशन, तो क्या हुआ? मत दो। और अगर दिए तो भी हमारी मर्जी है माने या ना माने। ये कौन पावर दिखा रहा है अपनी? इसलिए कहते हैं कि लोकसभा निम्न है पर पावरफुल है, क्योंकि पैसे का खेल है और पैसे का सारा मामला इसके हाथ में है। ये तो पैसे के मामले को सिर्फ कुछ दिनों तक रोक सकती है, 15वां दिन नहीं होगा। अगर 14 दिन शाम हो गई है ना तो फिर लोकसभा कहेगी अब हमें फाइल चाहिए ही नहीं, रखो अपने पास। कल फाइल सीधे किसके पास जाएगी? प्रेसिडेंट के पास। यानी मनी बिल में अकेली पावर किसकी बोलती है? प्रेसिडेंट पहली बार में साइन करेगा, कुछ नहीं बोलेगा कुछ भी, क्योंकि उसने पहले हाँ कहा था कि हाँ पेश कर दो। क्लियर मनी बिल? ठीक है। अब दूसरे बिल देखो जिसका नाम क्या था? साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल। विधेयक मतलब बिल्स, बिल ही आगे जाके कानून बनते हैं, तो प्रस्तावित कानून भी कह सकते हो बिल या विधेयक को। देखो ध्यान से, लोकसभा ने मान लो पेश किया, कर राज्यसभा भी सकती है, इसमें राज्यसभा ले लो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली स्टेज इसको पेश किया जाएगा। ये कहीं भी पेश हो सकता है, कहीं भी का मतलब कहाँ कहाँ? हाँ, इसकी कंडीशंस बता रही हूँ। दूसरा, इसको कोई भी पेश कर सकता है। कोई भी का मतलब वो एमपी भी हो सकता है और वो मंत्री। ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग? मंत्री 100% एमपी है, पर एमपी 100% मंत्री नहीं है। इसको ऐसे समझो, कोई प्रिंसिपल टीचिंग से जुड़ा काम करके सीख के ही प्रिंसिपल बनता है। डायरेक्ट प्रिंसिपल बने ना तब भी उसका एक्सपीरियंस मांगते हैं। वो ऐसा नहीं होता पढ़ के आ गया जी मुझे बना दो, वो कहेंगे 10 साल कम से कम आपने टीच किया हो। प्रिंसिपल बनने के लिए आपको टीचर के रूप में काम करना जरूरी है। तो हर प्रिंसिपल पहले क्या रहा है? लेकिन हर टीचर तो प्रिंसिपल नहीं बनता ना। यहाँ ऐसे ही है, हर एमपी मंत्री नहीं बनता, पर हर मंत्री 100% एमपी है। ये कंफर्म है कि वो एमपी होगा ही होगा। मंत्री हमेशा कम होते हैं और एमपी तो आप जानते ही हैं 543 प्लस 245, ये सारे क्या हैं? एमपी हैं। एमपी ज्यादा होते हैं, मंत्री इनमें से ही थोड़े से लोग होते हैं। तो इसको कोई भी पेश कर सकता है, चाहे वो सरकार का आदमी है या विपक्ष का आदमी है। तीसरा, अगर इसमें पेश करने के बाद एक ने पास कर दिया दूसरे ने पास नहीं किया तो फिर बिल रुक जाएगा। क्या मनी बिल रुका था क्या? नहीं, ये बिल रुक सकता है। ये बड़ी बात है, इनफैक्ट रुकेगा, ये रुक सकता है। इसको कोई भी रोक सकता है, लोकसभा भी, राज्यसभा भी और राष्ट्रपति भी। इसमें राष्ट्रपति की भी पावर है। वो कहते हैं मैं साइन नहीं करता, मुझे गड़बड़ लग रही है, वापस इस पर डिस्कशन करो। तो ये मान के चलो कि साधारण विधेयक में सब राजा हैं, लोकसभा भी, राज्यसभा भी और राष्ट्रपति भी। अब कैसे काम होता है उसको समझो। लोकसभा ने मान लो इसको पेश किया, कोई भी कर सकता है या राज्यसभा भी लिख सकते हैं। पेश करने के बाद क्या होगी? बहस के बाद पारित कर दिया, इसने पास कर दिया कि ठीक है ये ठीक लग रहा है बिल। अब ये आरक्षण से जुड़ा मुद्दा मान लो, इसमें पैसा नहीं है, आरक्षण है, रिजर्वेशन फॉर वुमेन, औरतों को आरक्षण मिलना चाहिए लोकसभा में। इन केस ऐसा हुआ तो, जो होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी कह दें पास कर दें। अब ये किसके पास गया? राज्यसभा। यहाँ भी बहस होके पास कर दिया। यहाँ के बाद किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम एज्यूम कर लेते हैं आरक्षण 50% करने की बात है कि टोटल सीटों में से 50% पे औरतों को बैठा दो। ये ठीक है या गलत है? ठीक है या गलत है? तुम्हारा पर्सनल व्यू क्या है? ठीक है, औरतों को लगेगा ठीक है, तुम्हें लगेगा गलत है। क्यों गलत है वैसे? ये औरतें करें राज देश पे, क्या दिक्कत है या नहीं है? तुम्हारे देश की 49.5% आबादी तो औरतों की है, तो उनको भी बराबरी का हक मिलना चाहिए, है ना? ये कोई नौकरी थोड़ी है, तो वहां जाके बैठेंगे लोकसभा राज्यसभा में बैठते तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? 50% औरतें, इन केस हम कह दें कि ठीक है औरतों को बैठाओ, हैं? क्या कह रहे हो? बात कोई ऐसी करो जो सबके सामने भी कर सको। ऐसा कोई पॉइंट बताओ। ये पंखे के इसके सामने ऐसे बैठे हैं, उड़ने को हो रहे हैं। चलो कुछ भी ऐसा बोलो जो ना सेंसिबल हो और जिसका सच में महत्व हो। तो मान लीजिए आधी क्लास तुम ही मान लो, ये लोकसभा वाले कह रहे हैं हो जाए, तुम कह रहे हो नहीं हो। अब इसके ऊपर या दोनों ने पहले कह दिया ठीक है आरक्षण कर लेंगे, पर 50% नहीं था, ये मान लो 33% था, दोनों राजी हो गए। प्रेसिडेंट के पास गई फाइल, प्रेसिडेंट ने कहा भैया आधी आबादी औरतों की, आधी आदमियों, क्यों आधा आरक्षण क्यों नहीं देते? दोबारा बहस करो, आधा आरक्षण दो। इसने पहली बार में साइन नहीं किए और बोला डिस्कस कर लो। फाइल वापस आई, कहां पर? लोकसभा ने सोच विचार किया और कहा हाँ आधी आबादी औरतों की है, आरक्षण भी आधा दे देते हैं। इसने ये बढ़ा के कितना कर दिया? 50। इसने पारित कर दिया। इसने कहा नहीं, औरतें अगर 50% पर हैं तो फिर तो दिक्कत आएगी, क्योंकि आदमी औरत तो एक बात पे कभी राजी होंगे ही नहीं, वो उनके क्लैश बने रहेंगे और फिर इस तरह से 50% में बड़ी दिक्कत आएगी। तो उन्होंने कहा काम करो, इसको
कितने पे 33 पे था ना, बढ़ा के 40 कर देते हैं। इन्होंने कहा भाई करना है तो 50 करो, नहीं तो 33 रखो। ये क्या झमेला है 35 40 50 या 50 या 33? ये अड़ गए, बोले नहीं करते साइन, हम नहीं करेंगे इस बात पे साइन। अब राष्ट्रपति की पहली फाइल जो वापस आई थी, इन्होंने तो पास कर दी, इन्होंने मना कर दिया। अब राष्ट्रपति को ये कहेंगे, शिकायत करेंगे, बच्चा नहीं जाता कि अपने बड़े के पास कि देखो जी मैंने फाइल कर दी पास, ये नहीं कर रहे। इनके पास फाइल गई 6 महीने हो गए। कितने महीने वेट किया? इनको कितने दिन दिए थे मनी बिल में? 14। अब देखो इनको कितने महीने मिले, और 6 महीने बाद भी पास नहीं कर सकते। किसको शिकायत लगाई? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहेगा देखो भाई लड़ो मत, इकट्ठे बैठो, बातचीत करो, क्या दिक्कत है। और इसी चीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नाम दिया है जॉइंट सेशन, जिसे कहते हैं हिंदी में संयुक्त बैठक, कि इकट्ठे बैठो, डिस्कशन करो, क्या दिक्कत है उसको सॉर्ट आउट करो। तो ये संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट। कारण होना चाहिए एक पास कर दे और एक कितने महीने तक पास ना करे? 6 महीने, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एक शुरू में ही पास कर दे, दूसरी शुरू में कह दे मैं पास नहीं करूंगी, 6 महीने छोड़ो मैं पास ही नहीं करूंगी, पहले दिन ही मना कर दिया। अब ये सोचेगा 6 महीने क्यों फाइल रोकनी है, पहले कह रहे हम पास नहीं करेंगे। ये सीधी शिकायत किसको करेंगे? प्रेसिडेंट। पहली कंडीशन में क्या था? दोनों ने पास किया, राष्ट्रपति ने मना किया, चेंज किया गया, एक का चेंज दूसरे को पसंद नहीं आया, तो क्या बुलाया जाएगा? इकट्ठे बैठ जाओ। दूसरी कंडीशन, एक ने पास किया, दूसरे ने पहले ही मना कर दिया, इसकी शिकायत पर क्या बुलाई जाएगी? जॉइंट सेशन। तीसरी कंडीशन, एक ने पास किया, इसने कितने महीने तक रोक के रखा? 6 महीने। यहां मैंने 2 कंडीशन एक साथ बता दी थी, तब भी शिकायत इसके पास जाएगी और ये कहेगा क्या बुला लो? जॉइंट सेशन। 3 कंडीशन बता दी, समझ लेना, ये रटोगे तो तुम बहुत फंस जाओगे, फिर समझ नहीं आएगा। एक पास करे, एक बिल्कुल मना कर दे, एक पास करे, दूसरी 6 महीने रोक के रखे, कोई आंसर ही ना दे। तीसरी, दोनों पास करें, राष्ट्रपति वापस भेजे, एक चेंज करे, दूसरी को चेंज पसंद ना आए, ओरिजिनल से खुश थे, चेंज पसंद नहीं आया। ये 3 कंडीशन है जिनमें राष्ट्रपति क्या बुला देगा? आज तक इंडिया में 3 बार ज्वाइंट बैठक बैठी है, सिर्फ 3 बार। कितने साल बीते? ये लगा लो 50 से, और आज तुम 2022 में खड़े हो। 52 में बन गई थी ये, तब से आज तक 70 साल बीत गए, सिर्फ 3 बार इकट्ठी बैठी हैं ये। पहली बार 1961 में दहेज के ऊपर कोई कानून बनाना था, लोकसभा राज्यसभा के ऊपर बड़ा कोई मुद्दा था कि भाई दहेज हत्याएं गलत है इस तरह का, तो इसके ऊपर ज्वाइंट सेशन बुलाया। दूसरा 1978 के आसपास, 77-78 बैंक से जुड़ा मुद्दा था। और तीसरा, जब तुम लोग पैदा हुए थे उसके हेरफेर की घटना है, 2002 के आसपास, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, 2001 की सर्दियों में आपके देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र का हृदय स्थल, जिसको आप कहते हैं पार्लियामेंट हाउस, वहां अटैक हो गया था। पता है ना आप लोगों को ये बात? पार्लियामेंट हाउस पे हमला हुआ, पर अजीब बात देखो, उसमें भी आम आदमी मरा, वहां काम करने वाले माली, वहां ड्यूटी देने वाले सिक्योरिटी गार्ड, एक भी एमपी नहीं मरा। जैसे ये सब चीजें लगता है कि जिनको टारगेट करके मारने आते हैं उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, ये सब भी पीछे से सब ना ये पोषित होता है, कहीं ना कहीं सरकार का इनमें पहले से गठजोड़ होता है। मरने वाले लोग जो थे वो सब आम तुम्हारे मेरे पिताजी के जैसे लोग थे, मरे काफी लोग। फिर एक एक्ट लाए और कहा जिसपे शक हो कि भाई ये आतंकवादी है, क्योंकि उसके आतंकवादी पता है कौन निकले? उनके तार, हमारे नॉर्मल घरों में गलियों में रहने वाले कोई लोग जो 10 साल से रह रहे थे, ऐसे आतंकवादी जो 10-10 20-20 साल कोई काम ना करें। हाँ, स्लीपर्स बोलते हैं उनको, पता है तुम्हें ये बात? हाँ, ये अखबारों में आती है ना, तो ये स्लीपर्स थे। अब ये कहा कि इन पे कोई तो शक करता हो, अड़ोसी पड़ोसी, इनका व्यवहार कोई इस तरह का, और अगर वो पुलिस को बता दे तो पुलिस इनको पकड़ ले, बिना किसी सबूत के उठा ले, 3rd डिग्री का टॉर्चर, मारपीट करे और इनसे उगलवाए। अब देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर सोच के देखो वो तुम्हें उठा के ले जाए तुम्हारे घर से किसी को, फिर हमें लगेगा गलत है। तो इसका बड़ा विरोध हुआ और कहा कि ये तो काला कानून हो जाएगा, ये तो पुलिस किसी को भी मारे धमकाए गलत है, जब तक सबूत ना हो। जब तक सबूत मिलेंगे तब तक वो ब्लास्ट कर देंगे। तो इसलिए पोटा को खत्म आगे बढ़ने नहीं दिया गया। दहेज के नियम पे काम बन गया, बैंक पे बन गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट आज तक पास नहीं हुआ, 20 साल बीत गए, 2002 से 2022 आधे से ज्यादा जा चुका। तो ये 3 बार बुलाया गया। 3 कारणों से बुलाया जाता है, एक पास करे, एक बिल्कुल मना कर दे, एक पास करे, दूसरी कितने महीने? 6 महीने। दोनों पास करें, कौन बीच में टांग अड़ा दे? राष्ट्रपति। एक चेंज करे, वो चेंज दूसरी को पसंद ना आए। तो ये सब बातें समझ में आ गई? ये कौन से विधेयक में पॉसिबल है? किसमें? धन में किसकी पावर बोलेगी? राज्यसभा कह सकती है ज्वाइंट बैठा दो, नहीं। आज तक कौन से विधेयक पे ज्वाइंट सेशन नहीं बैठा? धन पर। धन पे सिर्फ किसकी चलती है? हाँ, राज्यसभा कितने दिन रोक पाती है? और उसमें भी रोकना क्या, सजेशन देती है ये कि ऐसा कर लो, हमें ऐसा ठीक लगता है। उस सजेशन को मानना ना मानना किसकी मर्जी है? लोकसभा की। तो सारी पैसे की पावर, धन की पावर है लोकसभा में, और लोकसभा का नेता है तुम्हारा प्रधानमंत्री। तो सब इनकी मर्जी से होता है। आज से नहीं, पिछले 70 सालों से ऐसा ही चला रहा है, यही डर रहा है तुम्हारा। क्लियर सबको? ये काम है आपकी सरकारों का, या जो आपके एमपी बनते हैं, ये बैठकों में बैठते हैं, डिस्कशंस में हिस्सा लेते हैं। तो पूछें कि कितनी तरह के बिल्स होते हैं? 2। कौन कौन से? कौन से बिल सिर्फ मंत्री पेश कर सकते हैं?
हाँ, जिनको मंत्री पेश करते हैं ना उनको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल्स, और जिनको मंत्री के अलावा आदमी पेश करता है उसे कहते हैं नॉन गवर्नमेंट बिल्स। पेपर में आ जाएंगे ये, वहाँ पता नहीं चलेंगे आधों को कि क्या है ये। जिसको मंत्री पेश करेगा वो गवर्नमेंट बिल, और मंत्री कौन से बिल ज़्यादातर पेश करते हैं? किससे जुड़े? धन। ये कंडीशन केवल मंत्री की है, इसमें कोई और आ ही नहीं सकता। लेकिन नॉन गवर्नमेंट बिल कौन से होते हैं? साधारण। इसको कोई भी कहीं भी पेश कर सकता है, इसमें ज़्यादा पावर कम पावर की बात ही नहीं है। दोनों को कितने महीने मिलते हैं? 6 महीने। और क्या बुलाया जा सकता है? कौन बुलाएगा? इसमें 6 महीने नहीं मिलते, सिर्फ कितने दिन मिलते हैं? और ये भी ग्रेस पीरियड मान लो, पास करोगे ठीक है, नहीं करोगे तो फाइल कहाँ चली जाएगी? राष्ट्रपति। तो इसलिए राज्यसभा जीरो वैल्यू है, उसकी कोई कीमत नहीं है। फिर भी समय समय पर राज्यसभा कुछ अच्छे सजेशंस इनको देती रहती है कि भाई लोकसभा में आप ये काम कर सकते हैं। मान लो 5 काम लिख के भेजे, अब लोकसभा को अच्छा लगा तो एक काम कर ले, ना अच्छा लगे तो सब पे क्रॉस कर दे। राज्यसभा ये कह नहीं सकती कि तुमने मेरा ये सजेशन क्यों नहीं माना, भाई तुम्हें हक ही नहीं है, वो तो हमने तुम्हारी बात पढ़ ली, हमें ठीक लगी। तो क्लियर सबको? ये आप किताब उठाओ, किताब में सब बातें हैं। चलो, इसमें हम पेज नंबर 79 पर थे। देखो 79 शायद पढ़ा था या नहीं पढ़ा? पढ़ा था, ठीक है। ये लास्ट तक हो गया था सारा? नहीं, लोकसभा हमने कितना पढ़ा था? एक बार 79 पे चेक करो। 2026 तक पढ़ लिया था। अच्छा 71, हाँ मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था जनसंख्या बढ़ने का फायदा। कहाँ के स्टेट्स उठाना चाहते थे? इसको बोर्ड पे समझो, लास्ट क्लास में जो कराया था। तुम्हारी ये सीटें किस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं? लोकसभा राज्यसभा की आबादी के ऊपर। सबसे ज्यादा आबादी के 5 स्टेट्स बोलना। यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। 5 स्टेट्स है ना ये। जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसकी सीट्स भी ज्यादा, जिसकी जनसंख्या कम उसकी सीट्स भी कम। जैसे कम सीटों की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में तो 1-1 सीट भी है, मिजोरम में, सिक्किम में 1-1 सीट है ना, नागालैंड में। और ज्यादा की बात करें यूपी। इंदिरा गांधी ने, भाई कौन बेवकूफ बातें किए जा रहे हैं, एक बार जरा इनकी चेकिंग करो। आज किताब की माफी है क्योंकि कुछ बच्चे नए जुड़े होंगे। कल किताब जिसके पास नहीं होगी वो क्लास से बाहर निकाला जाएगा, उसको किताब कंपलसरी है। देखो बोर्ड पर जनसंख्या की बात कर रहे हैं, यूपी में सबसे बड़ी आबादी है और सबसे कम सीटें किसके पास थी? सिक्किम के पास कम थी, नागालैंड के पास कम थी, और मिजोरम। कितनी कितनी सीटें थी इनकी? 1-1। और यूपी की 80, महाराष्ट्र की 48 और बंगाल की 42। तो देखो कितना अंतर है। अब ये अंतर है जनसंख्या के कारण, मेन अंतर। इंदिरा गांधी ने जब वो पीएम थी 1971 की जनगणना हुई, हर 10 साल में एक बार जनगणना होती थी अंग्रेजों के टाइम से। 61 के बाद 71 की, फिर 1981 की आती। उससे पहले इंदिरा गांधी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, गरीबी हटाओ। एक 5 वर्षीय योजना में था ये नारा, गरीबी हटाओ। कुछ लोगों ने पता है क्या कहा? इंदिरा गांधी कहती है गरीबों को हटाओ। इसको ही मोल्ड कर दिया कि गरीबों को हटाओ। तो ये गरीबी हटाओ का नारा था, और गरीबी हटाने का तरीका ये होता है कि आप जनसंख्या को कंट्रोल कर लें थोड़ा सा, ताकि वो आगे जाके दुखी ना करे। गरीबी हटाओ का नारा जनसंख्या से जोड़ा गया, और साउथ इंडिया के स्टेट्स क्योंकि पढ़े लिखे थे, इन्होंने अपने यहाँ पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने की कोशिश की। आने वाले सनों में क्या दिखाई देने लगा कि साउथ की पॉपुलेशन कम हो रही है, और कहाँ की लगातार बढ़ रही है? नॉर्थ। फिर साउथ इंडियन एमपी इकट्ठे हुए और जाके मिले पीएम से और कहा कि आपकी बातों को मान के हमने तो अपनी पॉपुलेशन पे कंट्रोल रखा, पर ये यूपी, ये महाराष्ट्र, ये एमपी, गुजरात, इनकी पॉपुलेशन तो दिन रात बढ़ गई। तो पीएम ने कहा आप चिंता ना करें, जितनी सीट्स हैं किसकी पॉपुलेशन से मापी जाएंगी? 71 में जिसकी जितनी आबादी है ना उतनी सीट रहेंगी, बेशक बढ़ा लो। 81 में तुम्हारी पॉपुलेशन चाहे 10 गुना बढ़ गई हो, हम सीट नहीं बढ़ाएंगे। और इंदिरा की ये कही बात आज तक लागू है। 2026 तक तुम्हारी सीटें नहीं बढ़नी। 2026 4 साल बाद आएगा। और फिर ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 26 के बाद जब पहली जनगणना होगी, कब होगी वो? 2031 में। इसके बेसिस पर सीट्स परिवर्तित होंगी। तो आज आप मेंटली फ्री हैं, किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन कितनी ही बढ़ जाए, उनकी सीट्स किसके अकॉर्डिंग चलेंगी? 1971। बंटवारा हो, जैसे हरियाणा है, बंटवारा हुआ 66 में, हरियाणा किससे अलग हुआ? पंजाब से। मैंने आपको बंटवारा समझाया था बंबई से कैसे अलग हुआ था? महाराष्ट्र, गुजरात, बताया था ये। हाँ, तो उस टाइम पर पॉपुलेशन के साथ साथ क्या बढ़ी थी? सीट्स। तो टोटल पॉपुलेशन देख के अंदाजन सीट बांट दी। जैसे हरियाणा की सीटें दी गई थी 10 और 5, लोकसभा और राज्यसभा। अगर कहें किससे अलग हुआ है तो पंजाब से। पंजाब की सीटें कितनी है? 13 और 7, यानी पंजाब के पास पहले कितनी सीटें थी? 23, और ये कितनी थी? 12। जनसंख्या हरियाणा में कम आई, पॉपुलेशन भी कम आई ना, एरिया भी कम आया। पंजाब का हिस्सा था 65% और उसने 35% हिस्सा हमें दिया, तो ऑब्वियसली हमारी आबादी भी कम होगी, तो सीटें भी कम मिली हमें। पंजाब की टोटल सीट का ही हिस्सा तो हमें मिला, नई सीट क्रिएट थोड़ी ना की गई। ऐसा ही आंध्र प्रदेश के साथ हुआ। आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना, आज इनकी सीटें आप जानते हैं, तेलंगाना की हैं 17 और 7, आंध्र प्रदेश की हैं 25 और 11।
पहले ये दोनों एक ही तो थी। अकेले आंध्र प्रदेश की सीट हुआ करती थी, कितनी बड़ी देखो, 7, 5, 12, और ये कितनी हो गई, और ये 18। ये सीटें किसकी थी, आंध्र प्रदेश, यानी बंगाल की बराबरी पर था। बंगाल की कितनी है, 42। आज ये बंगाल से कितनी पीछे दिखता है, सीटें नहीं बढ़ी, टोटल में से बंटवारा कर दिया। ये कब तक सीटें सेम चलनी है, 2026। कौन सी जनगणना के बेसिस पे बदलेंगी, 2031। तो 1971 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आज तक आपकी सीटें रहेंगी जब तक आप बड़े हो जाएंगे। आज से 9 साल बाद जाके जनगणना होगी, तब तक तुम सोचो कितने बड़े हो जाओगे, तब जाके कभी सीटें बदलेंगी। तो तुम्हारे सामने सीटें इतनी रहनी है, जब तक तुम्हें पढ़ना लिखना है, काबिलियत हासिल करनी है, तब तक सीटों पर कोई प्रभाव नहीं आना। एक चीज और, इस बीच में कुछ गांव किसी तहसील में आ गए, कुछ गांव किसी तहसील में, तो पता क्या कहा कि ठीक है सीटें उतनी चलेंगी, लेकिन जो एरिया है, मान लीजिए हरियाणा है, इसमें जिले थे, शुरू में कितने जिले थे इसमें, 7, फिर बढ़ बढ़ के हो गए 22। तो कोई मान लीजिए यहाँ का जिला था तो नया जिला बना तो वो उसमें चला गया गांव, कोई यहाँ का गांव था वो नए जिले में चला गया, तो बड़ी दिक्कत आई। अब कैसे करें, क्योंकि एमएलए तो यहीं से बनने हैं, एमपी। फिर कहा गया कि सीटें उतनी रखो, ये जो हिस्सा है ना, जैसे हरियाणा को 10 सीट देनी है एमपी की लोकसभा की, 10 ही जाएंगी, गाँव बस अपने कैसे ही बांट लो, कोई उसमें कई इसमें, इसके लिए कमीशन बना दिए गए। और जो ये चीज़ है ना कि कौन से गाँव किस में आएंगे, कौन सी तहसील में, ये 2001 की जनगणना के आधार पर कर दिया, क्योंकि जनगणना बदलती रहती है हर 10 साल में। सीटें आज भी उतनी हैं जितनी शुरू में थी, थोड़ा जो चेंज आया था 71 के बाद। 1971 से हरियाणा की सीट नहीं बढ़ी, लेकिन गांव की तब्दीली कर दी। कोई गांव पहले किस सीट पर थे, अब नया स्टेट, नया जिला बनने गया तो किसी और सीट पर आ गए, पर टोटल सीट उतनी ही रहेंगी। तो क्वेश्चन 2 तरीके से आएगा, वो कहेंगे लोकसभा राज्यसभा की सीटों का आधार क्या है, कौन सी जनगणना, 1971। लेकिन आपने जो पुनर्सीमन कर लिया अपनी चीजों का, वो कौन सी जनगणना के आधार पर, 2001 की जनगणना। अगला पॉइंट पढ़ो तब समझ में आएगा। पेज नंबर 76 नहीं 79 पर थे ना हम, हाँ मैंने पहले लोकसभा पढ़ा है, राज्यसभा बाद में। 79 का पॉइंट पढ़ो, नीचे वाला, 84वां संविधान संशोधन, लोकसभा विधानसभाओं की सीटों की संख्या कब तक सेम रखेंगे, 2026 तक। इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट है, 84th, ये इंपॉर्टेंट है, 84th अमेंडमेंट, सीटें नहीं बढ़ेंगी। अगले पेज पे आओ, ये दोनों पॉइंट पढ़ो जो मैंने अभी समझाए हैं। पहला पॉइंट पेज 80 पर, राज्यों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 71 की जनगणना के आधार पर होगा। सीटें किस बेसिस पर दे रखी हैं, तुम्हारी आबादी कब की माप रखी है, 71 में तुम्हारी आबादी जितनी थी उसके हिसाब से सीट है। लेकिन अब अगर देखें तो आबादी उतनी होगी या बढ़ गई होगी, अब सीटें कब बढ़ेंगी, 2026 के बाद अगली जनगणना कब होगी, 31। तो मान के चलो 32 से पहले सीटें बढ़नी नहीं है, लिखित में 26 है। अगला पॉइंट पढ़ना, राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का, यानी चीजें जो दोबारा से रीजनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है ना वो री एडजस्ट हुई, गांव शहर ये सब बदले, पुनः समायोजन 2001 की जनगणना के आधार पर। तो अगर वो पूछें कि रीजनल तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो बदली वो कौन सी पॉपुलेशन के आधार पर, लेकिन तुम्हारी टोटल देश की आबादी के हिसाब से स्टेट की आबादी कब से गिन रहे हैं, 1971। टोटल सीटें बढ़ी घटी या सेम रही, सेम रही। गांव जिले ये बने, इनसे फर्क पड़ा, कौन सी आबादी, 2001। अगर पूछें एमपी की सीट्स कौन सी सीट्स के आधार पर, कौन से सन की जनगणना के आधार पर चल रही हैं, 71। लेकिन वो कहें कि गांव कभी किसी जिले में कभी किसी जिले में, वो 2001 की जनगणना। अगले पॉइंट पर आ जाओ, थर्ड लाइन टिक करना, बीच में, लोकसभा का एक सदस्य कम से कम 5 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, यानी एक एमपी कितनी आबादी पर कम से कम हो, 5 लाख, कम से कम 5 लाख पर एक एमपी। अगला पॉइंट छोड़ दो, उससे अगला टिक करना, बीच में लिखा हुआ है 84 सीटें एससी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है ये, 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, एससी और एसटी। औरतों का आरक्षण कितना है महिलाओं का आरक्षण कहाँ नहीं है, लोकसभा में। स्टेट लेवल पे है आरक्षण, लोकसभा में औरतों का आरक्षण, एससी की सीटें हैं और एसटी की, पता है किसने लड़के दिलवाई ये सीटें, BR अम्बेडकर। पूना में यरवदा जेल में कौन भूख हड़ताल पर था, महात्मा गांधी। सितंबर का महीना था, 20 सितंबर 1932। गांधी 69 बॉर्न है, गांधी की उम्र हो गई होगी 60+। गांधी 60+ के एज आदमी, कई बार भूखे लंबे लंबे टाइम तक रहे, कोई स्वस्थ ऐसे हट्टे कट्टे नहीं थे, भूख हड़ताल पर बैठ गए। अभी तुम देखो जुलाई चल रहा है, अगस्त में मौसम अच्छा हो गया और चिपचिपा होगा, और चिपचिपा। अब ये मानसून जो है ना बड़ा बुरा हाल करेगा भी, ये सितंबर तक मौसम बहुत खराब रहेगा। और उस टाइम ये पूना में थे तो चिपचिपाहट और बुरा हाल। मुंबई में तो बारिश बड़ी भयानक आती है, कई कई दिन तक सन दिखाई नहीं देता। इन्होंने भूख हड़ताल कर दी और भूख हड़ताल ये कहा कि मरना मंजूर है पर मैं ये SC ST को अलग नहीं होने दूंगा। अंग्रेज अलग कर रहे थे, पूना पैक्ट इस कारण से हुआ। यरवदा जेल में एक आदमी बड़ा परेशान, मदन मोहन मालवीय।
देखा जाए तो बिल्कुल कट्टर हिंदू थे, मतलब हिंदुत्व की बड़ी बात है, पर लीडर बहुत समझदार थे। कह सुन के यरवदा जेल में गांधी के पास किसको बुलाकर लाए? अंबेडकर जी को। दोनों के बीच में समझौता कराया, और क्योंकि ये पूना में हुआ इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पूना पैक्ट, जिसमें गांधी जी ने गारंटी दी अपनी जबान, गांधी की तो जबान ही बहुत थी, गांधी जी ने अपनी जबान से कहा जिस दिन भारत आजाद हो गया केंद्रीय व्यवस्थापिका में यानी पार्लियामेंट हाउस में तुम्हारी सीटें मेरी कंफर्मेशन है, होंगी ही होंगी, और तुम्हें सीटों का एक बड़ा प्रतिशत मिलेगा। यहाँ मान गए थे अंबेडकर गांधी की बात, और फिर यहाँ सिग्नेचर हुए उस फाइल पर, जिस फाइल को क्या कहते हैं? पूना पैक्ट, पूना समझौता। और जगह जगह आरक्षण के जितने दफ्तर होते हैं ना, वो ये लिखते हैं आरक्षण कोई भीख नहीं, पूना पैक्ट का वादा है। किसने किया था? और तुम गांधी को कहते हो राष्ट्रपिता, अगर तुम भाई राष्ट्रपिता मानते हो उसकी बात की इज्जत तो रखोगे। ये दावा किया जाता है, और ये पूना पैक्ट लोकसभा में इन सीटों को 2030 तक कंफर्म कर गया। अभी तुमने पढ़ा था कौन से अमेंडमेंट से 2030 तक इनकी सीटें हो गई? 104वां। कब तक इनकी सीटें रहनी। और तुम ये भी जान गए कि 31 की जनगणना के बाद सीटें बढ़ेंगी, तो 100% इनकी भी सीटें बढ़ेंगी। अभी इनकी कितनी सीटें हैं? 84 और 47। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका, ये टिक कर लो। तो 84 सीट्स एससी की और 47 सीट्स एसटी की हैं। अगला पॉइंट टिक करना, लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। इन 543 को मैनेज करने के लिए, जैसे मॉनिटर होता है माइंड करने के लिए, ऐसे इन 543 के लिए एक मॉनिटर बना रखा है। क्या सीट है उस आदमी की जो इनको माइंड करता है? उसी को आप क्या कहते हैं? अध्यक्ष। ये तो आधे जंगली है ना, ये कुछ सुनेंगे थोड़ी किसी की, ये किसी की नहीं सुनते। आधे तो अंगूठा छाप हैं, क्रिमिनल्स भी हैं। कितनी बड़ी प्रतिशतता तो क्राइम करने वालों की है इनमें। जाके देखना गूगल करके कि इस टाइम पे कितने लोग हैं जो हमारे एमपी हैं और जिन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। क्रिमिनल भी हार्ड कोर क्रिमिनल हैं कई लोग, तो जिन पे बहुत भयानक वाले, कई मतलब भयानक वाले केसेस हैं। मर्डर्स भी कई हैं जिन पे नॉर्मल केस चल रहे हैं। तो ये मान के चलो कि किसी के सुनने वालों में से नहीं है। अब इन सबको मैनेज करने के लिए एक आदमी को क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष। और ये एक तरह से सेल्फ अंडरस्टूड है, घर में पिताजी की बात सुननी होती है, वो जो भी कहेंगे मानना होता है, सुनना होता है, जब तक आप उनके अधीन हैं, जब तक आप कमाने नहीं लगते वो, क्योंकि वही आपका पेट भर रहे हैं तो उनकी आपको सुननी पड़ेगी। इन्होंने भी अपना एक बना लिया कि भैया अध्यक्ष की सुनेंगे, नहीं तो हम एक दूसरे की सुनेंगे ही नहीं। अध्यक्ष की रिस्पेक्ट करनी है, और जिस भी पार्टी का हो, चाहे ये बीजेपी का हो चाहे ये कांग्रेस का हो, ये पार्शियल नहीं होगा, ये सबको बराबरी का मौका देगा। ऐसा ना बीजेपी का कांग्रेस हो गया चुप रहे तुम बैठे रहो, तुम्हें नहीं बोलना, ऐसे नहीं करना। जैसे माँ है ना कि भाई 2 बच्चे हैं, दोनों में पार्शियलिटी नहीं करनी, ऐसे ही ये है अध्यक्ष। अध्यक्ष बाहर से नहीं आता, 543 में से जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेती है ना, जैसे आज कौन है? बीजेपी, इसी का आदमी क्या बनेगा? अध्यक्ष। कौन है आजकल? ओम बिरला, ये अध्यक्ष हैं। ये कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी के। देखो पढ़ के अब, तो लोकसभा स्वयं अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष की सीट पे कौन है आजकल? वैकेंट है, खाली है, रिक्त है, खाली पड़ी है ये। अगला पढ़ो, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। जब तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था ना, वो किताब, तो जानते हो बहुत बहस हुई, बहुत ज्यादा। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लिखने में कितना समय लगा था हमें? 2 साल 11 महीने 18 दिन। इनमें हर रोज जब भी ये बैठते, तू मैं, बहस, तुम्हारी गलती, तुमने ऐसा किया, यही बातें करते। हर मुद्दे पे लड़े ये, और लड़ना जरूरी था, तभी चीज अच्छी निकलती। एक बात पे ये बिल्कुल नहीं लड़े, वो क्या थी? इस पे इन्होंने बिल्कुल कोई आवाज नहीं की। सीधे उठ के अंबेडकर पढ़ रहे थे और अंबेडकर जी ने कहा वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इंडिया में चलेगी। कोई बोला ही नहीं कि नहीं चलेगी, क्योंकि ये तो मिलनी ही थी। और आप ये देखो, दुनिया में सबसे एडवांस देश माना जाता है यूरोप में फ्रांस बहुत पढ़ा लिखा और काबिल देश है। यहाँ की जनता ना थोड़ी सी गलती होने पर तुरंत क्रांति कर देते हैं। ये हिस्ट्री में एक ऐसा देश है जिसने कभी गलत चीज को सहा नहीं, हमेशा आवाज बुलंद की। फ्रांस ने अपनी औरतों को, अपने यहाँ औरतों को 1946 में ये राइट दिया। और तुम जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे ना, इस पे तुमने किसी ने बहस नहीं की कि औरतों को ये मताधिकार दे या ना दे। इंडिया का सिंगल, पेपर में आया था क्वेश्चन, भारत के संविधान का सिंगल इकलौता ऐसा टॉपिक जिसपे बहस नहीं छिड़ी, कौन सा था वो? सबने कहा ठीक है भाई, हर किसी को, चाहे किसी जात का हो, धर्म का हो, जेंडर का हो, ये मिलना चाहिए, ये टिक कर लो। ये वयस्क मताधिकार उस टाइम कितनी एज को दिया गया था? उस टाइम पे कितनी एज को दिया गया था? नहीं, उस टाइम ये दिया गया था 21 साल के लड़कों और लड़कियों को, 21 साल। फिर ये कब चेंज किया? 89 बुक में चेंज किया। कौन सा अमेंडमेंट? 61st संशोधन अमेंडमेंट। कौन से ईयर में किया गया? 1989। और मताधिकार की आयु 21 से घटाकर कितने पे ले गए? 18 पर ले गए। तो पूछे अगर कि मताधिकार की आयु में जो एक घटोतरी हुई है, कब हुई? 1989। कौन सा अमेंडमेंट था? 61वां। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आता है ये। आगे देखो, अब 61वां संविधान संशोधन 1989। अगला ही पॉइंट है,
भारत में अब 18 साल की आयु प्राप्त व्यक्ति मताधिकार या मतदान कर सकता है। अगले पॉइंट पर आ जाओ। लोकसभा में एससी एसटी के लिए अंडरलाइन कर लो। बोलो एससी एसटी का कौन से आर्टिकल है, पढ़ाए थे मैंने अभी। एंग्लो इंडियन एससी एसटी के 4 आर्टिकल बोल दो। 330, 31, 32, 33। पहले अपनों की बात करें, हमारे कौन है एससी एसटी। अगला एंग्लो इंडियन, फिर राज्य के एससी एसटी, फिर राज्य के कौन से 2 हटा दिए अब। 31 और 33 कौन से 2 10 सालों के लिए कंफर्म कर दिए। 30 और 32 वही पॉइंट है ये। लोकसभा में एससी एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण राज्य में उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया। अंडरलाइन कर लो आर्टिकल 330। और अगर स्टेट की बात पूछे तो 332 लिख लो यहां। स्टेट में 332, स्टेट में अनुच्छेद 332। अगला पॉइंट पढ़ो। प्रारंभ में ये व्यवस्था कितने सालों के लिए थी, एक, और अब आगे तक कितने सालों के लिए कर ली, 2030 तक। इनकी सीटें कौन से अमेंडमेंट से, 104वां। अगला पॉइंट पढ़ो। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से 5 साल का होता है। इनके पास है ना, किताबें तो है नहीं, आज तो छोड़ दे, लेकिन नजर रख, जो कल तो खैर चेकिंग भी होगी, पर आज भी नजर में रख कि कौन इनमें बातों में ज्यादा मशगूल है, क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ते ही फिर ये बातों में मशगूल होकर अपना पढ़ना लिखना है नहीं। ये पढ़ाई का टाइम है तुम्हारा, पढ़ लिख लो। जो इस टाइम बातों में रह गया ये समझ नहीं आएगा। पॉलिटिकल साइंस टफ टॉपिक है, और फिर ये सिर पे से जाएंगी बातें। जब वहाँ ऑप्शंस आएंगे ना 4, वो कहेंगे बताओ इनमें से कौन सी चीज गलत है, तो सही वो फाइंड आउट करेगा जो सुन लेगा और समझ लेगा। चलो अगला पॉइंट देखो, कार्यकाल 5 साल का। नेक्स्ट पॉइंट, आपातकाल। क्या आपातकाल पता है तुम्हें, क्या होता है आपातकाल? बेसिक बैच में आपातकाल के लिए तुम्हें मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। अब इसको ध्यान से सुनो और समझो। इंडिया में कितनी बार आपातकाल लगा, कारण सेम थे या अलग अलग? पहला आपातकाल 1962, 1971, 1975, 62 से चला ये जनवरी 68 तक, ये मार्च 77, ये भी मार्च 77। इसका कारण था चीन का आक्रमण। चीन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, जिसे कहते हैं इंडो साइनो वॉर। और 2 बेल्ट पर आया था, ये कश्मीर में और एक उस टाइम का नेफा, उस टाइम का असम का बेल्ट का हिस्सा था। इसका कारण था पड़ोसी ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। किसने? पाक आक्रमण, ये कारण था। और तीसरे को झूठ में कहा गया आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसके टाइम पर आपके, क्योंकि आपातकाल राष्ट्रपति की पावर है, आर्टिकल 352, इसीलिए राष्ट्रपति का नाम पता होना जरूरी है। कौन था उस टाइम? चीनी का भोग किसको लगाया था? राधा कृष्ण को। पाकिस्तान की हरकत कैसी थी? गिरी हुई, वीवी गिरी, सब बेसिक बैच में करवाया था। आंतरिक अशांति का फोन किसको गया था? फखरुद्दीन अली अहमद। पीएम कौन थे? बाप और बेटी। यहाँ कौन था? नेहरू। यहाँ कौन थी? इंदिरा। यहाँ भी कौन थी? इंदिरा। ये सब मैंने आपको बेसिक बैच में करवाया हुआ है। अब इसको और थोड़ा सा जानेंगे जब जरूरत पड़ेगी, तो राष्ट्रपति को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इतना जान लो, जब ऐसी कंडीशन होती है तो तुम्हारे देश में लोकसभा का टाइम पीरियड बढ़ा देंगे। इलेक्शन कैसे करें जब आपातकाल लगा है? तो ऐसी कंडीशन में आप कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। जरूरत पड़े तो आप उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे इंदिरा ने किया था मिसयूज। इस टाइम पर फखरुद्दीन को फोन घुमाने वाली कौन थी? उस टाइम पे ना इलेक्शन बिल्कुल सर पे थे, जब इंदिरा गांधी के ऊपर ब्लेम लगा था। इंदिरा गांधी के ऊपर केस चला था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें ये हो गया था कि इसने चीटिंग की है, प्रूफ भी हो गया। इंदिरा गांधी ने अपनी पावर का मिसयूज किया 1975 में, जबकि 76 में इलेक्शन होने थे, और हो जाते इंदिरा हट जाती जब गलती की थी, लेकिन इंदिरा नहीं हटी, और इंदिरा ने देश में क्या लगवा दिया? आपातकाल। और आपातकाल में ये पहले से लिखा था कि कार्यकाल कितने साल बढ़ा सकते हैं? 1 साल। तो इसने 75 से 76, और फिर 76 से कितना ले गई? 77। कोई भी सरकार 10 साल से ज्यादा काम कर ही नहीं सकती, ये हटनी थी हर हाल में, क्योंकि ये बनी थी 1966 में। तो कायदे से इसको कब हट जाना चाहिए था? 76। पर ये अपनी पावर का मिसयूज करके और आपातकाल को बढ़वाती रही, और कहां तक ले गई? 77। वो तो इनके सलाहकारों ने कह दिया कि मैडम लोग भूल गए आपने क्या किया, इलेक्शन करवा दो, आप बेफिक्र रहो, आप ही बनोगी भारत की पीएम। और इन्होंने गलत फहमी में इलेक्शन करवा दिए, और इलेक्शन में इनको सच्चाई पता चली कि तुम्हें कोई दुनिया पसंद नहीं करती, और वहां से फिर ये पहली बार हार देखी थी। कांग्रेस को पता नहीं था हार क्या होती है, ये पहली हार थी कांग्रेस की। और किसके नाम चढ़ी ये हार? इंदिरा गांधी की। इंदिरा की गलतियों से कांग्रेस पहली बार हारी। चलो जल्दी से इसको पॉइंट्स को लास्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। नेक्स्ट लाइन में पीछे टिक करना, 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। कौन थी बढ़ाने वाली? इंदिरा गांधी। तभी तो लोगों ने कहा अपना ही संविधान लिख के बैठ गई, इसको लघु संविधान कहते हैं। जब इन्होंने आपातकाल बढ़ाया ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, इस बीच में 1976 में आपके देश में जो प्रिंसली स्टेट्स थी ना, पहले कितनी थी? रजवाड़े रियासतें कितनी थी पुराने टाइम में? 552। इन 552 में 549 तो हमारे साथ आ ही गई थी, 3 एंटी बाद में वो भी पटेल ने इकट्ठी कर ली।
जो इनमें से ज्यादा बड़ी रियासतें थी ना, खासकर राजस्थान साइड की और यूपी के आसपास की, कोई इस तरह के पुराने राजा महाराजा, तुम एक चीज सोचो, जो हमारे पुराने टाइम के राजा थे वो कितने भारी भारी महंगे बेशकीमती हार पहनते थे, मुकुट पहनते थे, हाथों में पहनते थे, वो सब कहाँ गया इंडिया से? आज तो कुछ भी नहीं है, वो कहाँ गया वो सब सामान? जबकि रियासतें तो आज़ादी के बाद तक थी, उनके पास थे वो गहने। इंदिरा गांधी ने उस टाइम पर जो बड़ी बड़ी रियासतें थी ना, और इनको लगता था कांग्रेस के एंटी है, कांग्रेस के साथ पक्ष में नहीं है, उन सब के ऊपर 1976 में रेड की गई थी। और रेड क्या थी? जबरदस्ती घुस गए उनके महलों में, और क्योंकि आपातकाल था तो कोई कुछ कर ही नहीं पाया, चाहे वो कितना ही बड़ा रजवाड़ों के मालिक रहे हो। और वहां घुस के तुम ये सब नेट पे सर्च करना, सब दिया है, ट्रक भर भर के लाद के उनके जो तहखाने थे। अब देखो, भारत जब आज़ाद हुआ तो इन रजवाड़ों के पास महल भी थे और तहखाने भी थे, और इनके पास बड़े बड़े बक्सों में गहने भी थे। वो सब वहां से निकाल के सरकारी ट्रकों में लादा गया, और आज तक ये किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया। 75 में देश में जो कुछ था ना जिसके पास, और जो इंदिरा को खटक गया, उन सबके खजाने खाली करवा दिए थे इंदिरा गांधी ने। बहुत लोग इनके खिलाफ हुए थे, लेकिन क्योंकि क्या लगा हुआ था, कहाँ सुनवाई करते, कुछ होता ही नहीं था। उस टाइम पे इंदिरा ने पूरे देश को अपने हिसाब से जैसा चाहा वैसा मोल्ड कर लिया। तो लोगों ने कहा था कि इंदिरा गांधी ना, ये बिल्कुल भारत को अपने हिसाब से, जैसे बोलिए तो डिक्टेटर, कि जैसे मैं चाहूँ वैसा ही होगा। एक टाइम पर ऐसा हुआ था आपके देश में। मैं कांग्रेस के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन ये सच्ची घटना है कि इंदिरा ने पावर का मिसयूज किया था। 75 से 77 के बीच में, 76 में जितनी जायदाद जिसके पास थी, इन्होंने अपने हिसाब से यूज की, और उन लोगों को पकड़वा के जेल में पता नहीं किन किन कारणों से भेज दिया। अब पीछे तक भी ऐसी कई महारानी जिंदा थी जो अब मरी हैं, 2005 में, 2007 में। उन लोगों ने बताया, उनके बयान है, आप यूट्यूब पे देखना, वो रजवाड़ों की महारानियां, कि कैसे उनके एकदम से पुलिस वाले आ गए और फौज के ट्रक आ गए और तुरंत उनके भाई, उनके दादा परदादा के, उनके पुराने वंश के लोगों के सारी चीजों को भर भर के ले गए। इस टाइम पर इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा बदलाव किया था, और यह बदलाव था 42वां संविधान संशोधन। ढेरों बातें अपने हिसाब से लिख के बैठ गई थी, तो लोगों ने बाद में कहा था कि ये तो लघु संविधान है, एग्जाम में आएगा। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को कहा जाता है? किसने करवाया ये? किस ईयर में करवाया? तब देश में क्या लगा हुआ था? आपातकाल। ये पॉइंट वही था लास्ट जो आप पढ़ रहे हैं, देखो। तो अब 76 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। गणपूर्ति अभी नहीं समझाया, कल पढ़ाऊंगी गणपूर्ति। कल बुक्स लेके आनी है सभी को।